जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वसीयत क्या है, वसीयत को बनाया कैसे जाता है, जिसे हम विल कहते हैं। बनाने का क्या तरीका है, किस तरह बनाना चाहिए कि वो रिजेक्ट ना हो, उस पर किसी प्रकार का क्लेम ना हो, उसको कोई रद्द ना करा सके। तो ये सारा चीज बताने जा रहा हूं। और वसीयत बनाना क्यों चाहिए, विल बनाना क्यों चाहिए, हर व्यक्ति को विल बना के रखना चाहिए एक एज पीरियड में। इसका फायदा क्या है और इसका नुकसान भी क्या है, सारी चीजें बताने जा रहा हूं एक ही वीडियो में। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। अगर ये चीज आप देख लेते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं, तो जमीन विवाद 90% अपने देश से खत्म हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा। देखिए वसीयत क्या होता है। वसीयत सिंपल भाषा में बता दूं, जिसे हम विल कहते हैं। वसीयत बिल्कुल ही आसान चीज है, जिसे बहुत सारे लोग आज तक समझ नहीं पाए, सिर्फ सुनते हैं उसके बारे में। अगर समझ जाते तो ये जमीन विवाद ही खत्म हो जाता। देखिए वसीयत ये होता है कि जैसे कि आपके दादा के नाम पर प्रॉपर्टी है, आपके पिताजी के नाम पर प्रॉपर्टी है, या फिर आपके नाम पर प्रॉपर्टी है। वसीयत ये होता है कि अपने जीते जी, अपने जीवित रहते हुए, जैसे हमारे नाम पे प्रॉपर्टी है, मेरी उम्र 50 वर्ष हो गई, 60 वर्ष हो गई, मुझे लगता है कि कभी अचानक मेरे साथ कुछ हो सकता है, या फिर मैं जीवित नहीं रहूंगा, तो मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटी है, 4 बेटा है, 2 बेटी है, मतलब 5-6 संतान है। और मेरे न रहने के बाद वो आपस में प्रॉपर्टी को लेकर लड़ेंगे, मारपीट करेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो सकती है, वो कोर्ट में जाएंगे, केस मुकदमा करेंगे इसको बंटवारा के लिए। तो हम अपने जीते जी वसीयत बना के जा सकते हैं, वसीयत बना सकते हैं। जो वसीयत में पूरा जैसे कि रजिस्ट्री होता है, उसी प्रकार से वसीयत बनता है। और वो वसीयत पेपर में आप सारा चीज मेंटेन कर सकते हैं कि किस बेटा को आपको कितना हिस्सेदारी देना है, किस बेटी को आपको कितनी हिस्सेदारी देनी है, किस बेटे बच्चे को बेदखल करना है। मान ली इसमें होता है ना कि कोई बच्चा है जो आपका बाहर में जाकर सेटल हो गया, आपको देखता नहीं है, कमा के देता नहीं है, आपका बात सुनता नहीं है, लेकिन आप नहीं रहेंगे, आपके पास प्रॉपर्टी है, चाहे वो लाखों का है, करोड़ों का है, अरबों का है, तो आपके न रहने के बाद अगर वसीयत नहीं बना हुआ है, बिल नहीं बना हुआ है, तो कभी भी आकर अपना हिस्सेदारी ले सकता है, कोर्ट के द्वारा लड़के ले सकता है। जबकि उसने आपको कभी किसी प्रकार से देखा नहीं, आपको कभी देखने नहीं आया, आपको कभी सुख दुख में काम नहीं आया, सिर्फ आपका बेटा है इसीलिए आपसे आकर वो हिस्सेदारी ले लेगा। लेकिन जो बेटा आपको देख रेख कर रहा है, जो बेटा आपका मान मर्यादा कर रहा है, या जो बेटा आपका तबीयत खराब है उसमें सेवा कर रहा है, तो आप चाहते हैं कि उसको ज्यादा हिस्सेदारी दे। तो इसीलिए वसीयत बनाया जाता है कि उस वसीयत में आप लिख सकते हैं कि हाँ, इस बेटा को इतना इतना देना है, इस बेटा को इतना देना है, या फिर इस बेटा को नहीं देना है, या फिर बेटी को मुझे हिस्सेदारी नहीं देना है क्योंकि मैंने बहुत खर्चा करके बेटी का शादी किया है, अच्छे घराना में शादी कर दिया है, उसको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आप उसे हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। तो वसीयत में ये सारा चीज मेंटेन हो जाएगा कि वसीयत जब बनाएंगे तो वहां पे जिसको देना है सिर्फ उसके नाम से आपको वसीयत बनाना है, बाकी को आपको इग्नोर करना है कि मेरा ये प्रॉपर्टी है, इसमें ये प्रॉपर्टी इसके नाम से, इतना खाता नंबर खसरा नंबर, ये प्रॉपर्टी इसके नाम से, इतना इसके नाम से, उतना उसके नाम से, जिसको ज्यादा देना है ज्यादा दीजिए, कम देना है कम दीजिए, बराबर देना है बराबर दीजिए, बेटी को देना है बेटी को भी दीजिए, बेटा को देना। ये करके जाने से क्या होगा कि वसीयत बन गया। अब भगवान न करे, ईश्वर न करे, खुदा न करे, आप नहीं है, आपकी उम्र 70 वर्ष हो गई, 80 वर्ष हो गई, इस दुनिया में नहीं रहे, तो होता क्या है कि जब वसीयत बच्चे देखेंगे तो उस वसीयत के आधार पर ही बंटवारा होगा। मतलब कि कोई उसमें किसी प्रकार का कोई भी उसमें लड़ाई झगड़ा होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं, कोई संभावना नहीं, कोई लड़ाई ही नहीं करेगा। जो वसीयत में लिखा हुआ है उसको मिलेगा, जिसका वसीयत में नाम नहीं है उसको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वसीयत बनाया जाता है ताकि लड़ाइयाँ नहीं हो, कम ज्यादा को लेकर लड़ाई न करे। आपको जिसको ज्यादा देना है आप खुद देकर जाइए, क्योंकि जिसने आपके लिए ज्यादा किया उसको आप ज्यादा देंगे। जिसको नहीं देना है आप खुद करके जाइए। जो आपको इग्नोर करता है, देखता नहीं है, आपकी बात नहीं मानता है, आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, उसको मत दीजिए। तो इसलिए वसीयत बनाया जाता है। अब वसीयत इसलिए भी बनता है कि बहुत सारे लोग 1-2 बच्चे ही होते हैं, लेकिन वो बहुत प्रॉपर्टी वाले हो जाते हैं, दौलत वाले हो जाते हैं, बाहर में रह जाते हैं, और उसका सेवा उसकी बेटी करती है या फिर कोई अदर व्यक्ति सेवा करता है। तो लोग इसलिए वसीयत उसके नाम से बना देते हैं कि चलो मेरा वो नहीं देख रहा है तो मैं इसके बेटी के नाम से वसीयत कर देता हूँ, सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी का होगा या फिर किसी का होगा। तो ये लड़ाई को खत्म करता है, तो इसको बोलते हैं विल और वसीयत। तो इसलिए बनाया जाता है। अब ये बनता कैसे, इस चीज को समझ लीजिए आसान भाषा में। ये बनता ऐसे है कि ये किसी वकील के माध्यम से, एडवोकेट के माध्यम से एक तैयार किया जाता है, वसीयत विल तैयार किया जाता है। वो तैयार आपको कर देगा, सारा पेपर तैयार कर देगा आपके प्रॉपर्टी के हिसाब से। जो उसमें स्टाम्प पेपर लगता है, स्टाम्प ड्यूटी लगता है, उस पर वो तैयार किया जाता है। सारे चीज मजमूने लिख के, सारा मैटर लिख के वो तैयार कर देंगे, और उसके बाद आपका सिग्नेचर लगेगा। और इसमें मैं आपको बताया हूं कि क्या क्या करे जो
वैलिड हो आपका वसीयत। एक तो होता है कि लोग कागज पे ही घर पर बना लेते हैं, स्टाम्प पेपर बना के देते हैं, वो वैलिड नहीं होता है। जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होता है तब तक वैलिड नहीं होता है। तो आप एडवोकेट के माध्यम से भी बनवा रहे हैं तो उसको आप रजिस्ट्री ऑफिस में सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड जरूर करा ले। रजिस्टर्ड के मतलब वो एक तरह से गवर्नमेंट का ठप्पा लग जाता है, जैसे जमीन रजिस्ट्री होती है उस प्रकार से होता है। तो वकील के माध्यम से वो तैयार होगा। अब वहाँ क्या है कि आप वसीयत कर रहे हैं तो अपना सिग्नेचर करें, शॉर्ट में सिग्नेचर कर रहा है, एक लॉन्ग सिग्नेचर करे जो पूरा नाम के साथ सिग्नेचर हो। आप इस चीज को समझिए। बहुत सारे लोग सिग्नेचर को लेकर भी उसमें दूसरा बेटा है, दूसरा बच्चा है जिसको आपने बेदखल किया है या फिर कम दिया है तो वो ऑब्जेक्शन कर देता है। तो आप एक सिग्नेचर तो शॉर्ट में कर रहे हैं तो करें, नहीं तो एक लॉन्ग सिग्नेचर भी करें जो पूरा नाम के साथ सिग्नेचर हो। दूसरा क्या है कि आप पूरा फिंगरप्रिंट जरूर उस पर दें, पूरा फिंगरप्रिंट, ताकि कल होके ये नहीं बता सकता है जिसको उसमें नहीं मिला या कम ज्यादा मिला है तो वही ये दावा नहीं कर सकता है कि वसीयत फर्जी है। आपका जब फिंगर रहेगा तो फिंगर से पता चलेगा कि हाँ ये मेरे पापा का ओरिजिनल वसीयत है। मैच कराने के बाद तो फिंगर आप पूरा अपना अंगुली कर दे। तीसरा क्या है कि आप अपने फोटो लगा के फोटो को भी अटेस्टेड करें और फोटो को भी आप रजिस्टर्ड करा दें। तो ये सारी चीजें आप करेंगे, ये नहीं कि सिर्फ गए वसीयत बनवा लिए, सिग्नेचर करवा लिए, सब चीज ये करके पूरा करके अपने घर पे रख लिया, वैलिड हो गया, फिर नोटरी से करा लिया, हो गया वैलिड, ऐसा नहीं। उसके बाद सब कराने के बाद आप सब रजिस्ट्रार के पास जाके उसको रजिस्टर्ड करा दें। अब रजिस्टर्ड कराने से क्या होगा कि एक कॉपी आपको मिलेगा और उसका जो रिकॉर्ड है वो रजिस्टरी ऑफिस में हमेशा के लिए रहेगा। कभी भी कोई इसे फर्जी साबित नहीं कर सकता है। अगर खो भी जाता है, जल भी जाता है तो आप उस डेट के हिसाब से, उस डेट जिस डेट को हुआ उस डेट के हिसाब से जाके आराम से फिर से दोबारा उसका कॉपी निकाल सकते हैं आप रजिस्ट्री ऑफिस से। तो ये रजिस्टर्ड वसीयत हो जाता है। तो रजिस्टर्ड करना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे आप कर लेते हैं तो फिर उस वसीयत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। अब आते हैं कि लोग वसीयत क्यों नहीं बनाते हैं, डरते क्यों है वसीयत बनाने से। तो बहुत सारे लोग इसलिए डरते हैं कि उनको लगता है कि मैं जीवित हूँ, मेरा उम्र 50 साल ही है, 55 साल ही है, इतनी प्रॉपर्टी है, मैंने वसीयत कर दिया, विल कर दिया, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। हो सकता है कि जीते जी सब ले लेगा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मैं तो रोड पे आ जाऊंगा, मुझे तो भीख मांगने वाली स्थिति हो जाएगी। तो आपको बता दो, जो विल बनता है, वसीयत बनता है, उसमें सारी चीज लिखी होती है। विल वसीयत का मतलब ही होता है उसमें सारा मजबूत, उसमें ये मैटर डाला ही डाला जाता है। उसमें लिखा रहता है स्टार्टिंग में ही कि ये मैं जब तक जीवित हूँ, मैं जब तक जीवित हूँ, मैं तब जब तक जिंदा हूँ तब तक इस प्रॉपर्टी में कोई हिस्सेदार नहीं आएगा, ना ही किसी का इस पर हक है, ना ही किसी का कोई अधिकार है। मेरे न रहने के बाद, मतलब मेरी मृत्यु होने के पश्चात ही कोई इस पर दावा कर सकता है। इस वसीयत, ये जो वसीयत है, वसीयत वैलिड तभी होगा जब मैं नहीं रहूंगा। ये सारी चीज वसीयत में लिखा रहता है, विल में लिखा रहता है, इसीलिए विल बनता ही है। तो जब ये सारा मैटर लिखा रहता है तो आपके अगर जीवित रहते हुए, जिंदा रहते हुए ये वसीयत आपके बेटे के पास भी चला जाता है, इसका पेपर बेटी के पास भी चला जाता है, किसी के पास चला जाता है, आपको जीवित रहते हुए उस वसीयत के आधार पर कोई प्रॉपर्टी आपसे ले ही नहीं सकता है। न उस प्रॉपर्टी का बेच सकता है, न उस प्रॉपर्टी का पावर पेटेंट नहीं कर सकता है, न उस प्रॉपर्टी को किसी को दे सकता है, न प्रॉपर्टी का उपयोग कर सकता है। तो कुछ भी नहीं कर सकता है। वो जैसे प्रॉपर्टी है वो आप ही का होगा। इसमें तो क्लियर लिखा रहता है कि वो आपके न रहने के बाद ये बनवा के आपको रख लेना है। तो आप ना रहेंगे तब की बात है, ये आपको ना रहेंगे तब के आप बच्चों को बता भी देते हैं कि मैंने ये वसीयत कर दिया, किसी एक बच्चों को भी बता देते कि मैंने ये वसीयत करके मैंने ये पेपर रख लिया है, तो बस हो गया। आपके जीवित रहते हुए कोई भी आपकी प्रॉपर्टी का कुछ भी हिस्सेदारी नहीं ले सकता। और यही डर है कि लोग, कम पढ़े लिखे लोग हैं या ना पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ये चीज मालूम नहीं हो, डरते रहते हैं कि मैं अपने जीते जी अपने बच्चों को प्रॉपर्टी कैसे दे सकता हूँ। अब बता दूं कि विवाद क्यों होता है अपने देश में जमीन को लेकर। तो इसलिए विवाद होता है कि इसी वजह से लोग वसीयत नहीं करते हैं, विल नहीं करके रखे रहते हैं, और अचानक किसी दिन वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं। बाद में बच्चे लड़ते हैं, बाद में पता चलता है कि दो बच्चे बाहर में रह रहे हैं, कोई विदेश में रह रहा है या फिर कोई दूसरे शहर में रह के कमा रहा है, मजदूरी कर रहा है, किसी कंपनी में काम कर रहा है। जैसे पता चलता है कि पापा जी अब नहीं है, सभी लोग आ जाते हैं। अब जिसने कभी पापा को 1 रुपया भी कमा के नहीं दिया वो भी कहता है मुझे बराबर बांट के दे दो। और जिसने पापा का सेवा किया, उसके बीमारी में लाखों रुपया लगा दिया, उसको खिलाया पिलाया, पूरा जिंदगी भर उसकी सेवा किया, उसको भी उतना ही हिस्सा मिलेगा। तो इसी को लेकर विवाद होता है कि मैंने तो भाई इतना खर्चा किया, मेरे ऊपर इतना कर्ज है, मैंने इतना पापा को देखा और मुझे भी इतना ही मिलेगा, तुम भी बराबर की हिस्सेदारी हो रहे हो, जबकि तुम तो यहाँ देखने भी नहीं आए, कोई खर्चा भी नहीं किया, कोई पैसा भी नहीं दिया, 10-20 साल से तुम बाहर।
इसको लेकर भाई भाई में पार्टीशन छूट का बहुत मुकदमा चलता है, कोर्ट में बहुत चल रहा है, लेकिन कोर्ट की तरफ से यही डिसीजन आता है कि तुम दोनों भाई हो इसलिए बराबर हिस्सेदारी होगी, या फिर तुम दो भाई हो दो बहन हो, अगर बहन उसमें कूद जाती है तो बहन को भी मिलता है उसी हिसाब से बराबर हिस्सेदारी, तो सबको मिलता है। जब वसीयत नहीं बना हुआ है तो चाहे वो छोटा है बड़ा है, कमा के देता हो नहीं देता हो, वो होता क्या है कि उसको इंसेस्टल प्रॉपर्टी मान लिया जाता है, पैतृक संपत्ति मान लिया जाता है। जो वसीयत नहीं करते हैं आपके बाप दादा परदादा और नहीं रहते इस दुनिया में, तो सबका अधिकार बराबर हो जाता है। जब बिल नहीं बना रहता है, वसीयत नहीं बना रहता है, वहां पे ये नहीं देखा जाता है किसने देखा किसने नहीं देखा, ये कोई मायने ही नहीं रह जाता है कोर्ट में। तो इस चीज को समझ लीजिए कि इस चीज का प्रूफ रखने से या फिर बोलने से कोर्ट इसका कोई वैल्यू नहीं देता है। सिर्फ इसी आधार पर प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी हो जाती है बराबर कि आप उनके वंशज हैं। अंसेस्टर प्रॉपर्टी में आप सिर्फ उसका वंशज है, भले ही आपने 1 रुपया कभी कमा के घर में नहीं दिया, भले ही आपने किसी को देखा नहीं, भले ही आप वहां पे नहीं रह रहे हो, सिर्फ आप उस परिवार के वंशज है। आपके बाप के नाम से प्रॉपर्टी है, दादा के नाम से या परदादा के नाम से, आपके 4 पीढ़ी पीछे तक का प्रॉपर्टी है, और आप कुछ नहीं किए हुए हैं। अगर वो लोग नहीं है तो उनके प्रॉपर्टी में डायरेक्ट आपका हिस्सेदारी हो जाता है। और यही कॉन्सेप्ट है कि लोग लड़ाइयाँ करते हैं। तो वसीयत अगर बन जाता है, इसके लिए तो वसीयत और बिल का भी कॉन्सेप्ट लाया गया, इसके लिए कानून है कि आप कर लीजिए, कभी लड़ाइयाँ नहीं होगी, लोग क्लियर रहेंगे कि हाँ किसको क्या मिलना है किसको नहीं मिलना है। वो कोर्ट भी नहीं जा सकता है, कोर्ट भी जाएगा तो कोर्ट डिसीजन देगा कि भाई रजिस्टर्ड विल है, यहाँ पे आपके पापा ने करके गया है, देखिए उनका सारा फिंगर है, उनका फोटो है, उनका सिग्नेचर है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता है, सारा चीज रहेगा किसी प्रकार का। इस पर कोई चैलेंज भी करता है रजिस्टर्ड अगर वसीयत है तो उसको तोड़ नहीं सकता है, उसको खत्म नहीं कर सकता है। और इसी तरह 5, 10, 20 जजमेंट आ जाता है तो फिर विवाद ही हमेशा खत्म हो जाएगा कि लोग समझ जाएगा कि मैं अगर कम कमाता हूं, मैंने कम घर में दिया है, मेरे पापा को नहीं देखा है, तो मुझे उसी हिसाब से मुझे बिल करके गया हुआ है। तो ये लड़ाइयाँ झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, प्रॉपर्टी का विवाद ही खत्म हो जाएगा। सभी भाई आपस में अपना बिल देख लेंगे, अपने हिसाब से प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लेंगे। देखिए आपको बता दूं कि आपके पीढ़ियों ने क्या किया क्या नहीं किया। देखिए हमारे देश की आज़ादी का बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, 8-9 दशक हुआ है बस। और इतना मैं आपको बताया जाऊं कि बहुत सारी चीजों को समझते समझते अभी 2-3 पीढ़ी लोगों का गुजरा है, समझते समझते यहाँ तक आ गए। लेकिन अभी की जो जनरेशन है, चाहे वो कम पढ़े लिखे हैं या फिर पढ़े लिखे हैं, अभी तो बहुत सारे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, बहुत सारे लोग कानून की समझ है, इस चीज़ों की नॉलेज है, लोग जमीन के बारे में, जायदाद के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में बहुत अब सजग रहते हैं। तो कोशिश करिए कि आपके पास अगर प्रॉपर्टी है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, और आपकी एज हो रही है, आपकी एज अगर 50 प्लस भी हो गई हुई है, तो एक वसीयत करके बिल करके आप अपने पास जरूर रख ले। अगर 50 में आपको डर लग रहा है तो 60 के बाद ही कर लीजिए, लेकिन करके जरूर रख लीजिए। अगर आपको इस चीज़ का डर है कि मेरे बच्चे लड़ेंगे, मेरे बच्चे आपस में कोर्ट चले जाएंगे, मेरे ये बच्चे सही नहीं है, ये बच्चे मेरे अच्छे हैं लेकिन ये इसको कोई वैल्यू नहीं करेगा, ये मेरे सब कुछ कर रहा है, एक बेटा मेरा बदमाश है जो बाद में हो सकता है कि वही कब्जा कर ले, इसको प्रॉपर्टी नहीं दे, या फिर मेरी बेटी जिसको मैंने करोड़ों रुपया लाखों रुपया खर्चा करके शादी किया है और बाद में हो ना हो वो भी आके हमारे बेटों को तंग करने लगे, परेशान करने लगे हमारे दामाद के साथ मिलकर। तो इसीलिए वसीयत जरूर कर दे, विल जरूर बना के रख ले अपने पास, ये नहीं कि बच्चों को दे ही देना है, अपने पास रख ले। और ये बात मन से निकाल दे कि आपके जीवित रहते हुए वो प्रॉपर्टी आपके बच्चे ले लेंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। बाकी आप वसीयत बिल कर भी लिए हैं तो अपने प्रॉपर्टी को आप बेच भी सकते हैं, जरूरत पड़े तो उसको कुछ कर भी सकते हैं, उस वसीयत को आप कैंसिल भी कर सकते हैं अपने जीते जी। ये भी है कि आप जीते जी उस वसीयत को रद्द भी करवा सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। सारा पावर सारा हक आपके हाथ में ही रहता है, तो डरिए मत, घबराइए मत। और ये चीज हर भारतीय को करना चाहिए ताकि विवाद अपने देश से खत्म हो जाए। दोस्तों आपके मन में कोई सवाल है, प्रश्न है, ये किसी ने सवाल किया था, बहुत सारे लोग तरह तरह के सवाल करते हैं, सबके सवाल पे वीडियो जरूर बनाता हूँ। तो ये सवाल भी लोगों ने किया था कमेंट बॉक्स में, तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाया हुआ। आपके मन में भी कोई सवाल है, प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके सवाल पे भी वीडियो जरूर बना दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।